साहिल गिरफ्तार हो चुका है। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। लेकिन साहिल 8:45 हत्या करता है। उसके 6 घंटे बाद बुलंदशहर पहुंचता है, यानी सुबह सुबह तड़के सुबह 3 बजे के आसपास वो बुलंदशहर पहुंचता है बुआ के घर। फिर समय बीतता है और दोपहर 3 होते होते पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद वो कहता तो है कि मैंने साक्षी को मारा भी है, लेकिन वो कहता है कि देखिए साक्षी जो है उसके एक साथ दो दो रिलेशन है। कहता है कि जो उसके हाथ में टैटू है वो प्रवीण नाम के एक लड़के का है। और जब पुलिस उससे और गहन पूछताछ करती है तो कहता है कि देखिए इलाके का एक दबंग लड़का है, झबरू नाम है उसका, उसने साहिल को धमकाया था कि वो साक्षी से ना मिले, क्योंकि जबरू और साक्षी का रिलेशन था। और कहीं ना कहीं साहिल को डर लगा, इसलिए उसने बातचीत करना या कहे साक्षी को मनाना शुरू भी कर दिया कि तुम झबरू से दूर रहो, प्रवीण से दूर रहो और मुझसे ही प्यार करो। तो सीधे तौर पर साहिल ने साक्षी पर इल्जाम लगाया कि देखिए एक साथ वो 3 लड़कों से संपर्क में थी। उनका रिलेशन 2021 में शुरू हुआ था। लगभग 3 साल हो चुके थे इस रिलेशन को। जब वो नहीं मान रही थी, जब वो साहिल से दूर जाने लगी, तब जाकर साहिल ने फैसला किया कि उसे मौत के घाट उतारना है। के पास जब आप गए साक्षी को लेकर के तो क्या बोला साहिल ने? साहिल ने कुछ नहीं बोला। साक्षी ने बोला कि ये लड़का मेरे को टॉर्चर करता है। तो मैंने पूछा भाई तू क्यों परेशान कर रहा है, ये बात भी सुनने में आ रहा है। साहिल को 27 तारीख को ही बात अच्छी थी। क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने ही बोला था कि भाई लड़की को परेशान मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है, बस इतना कह के हम आ गए थे। कितने बजे की बात है? 27 तारीख? ये पता नहीं, शायद 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात है। अच्छा, साक्षी आपके पास क्यों आई मदद मांगने? वो आपको जानती थी या? क्योंकि मेरे को भावना जानती थी, तो भावना के साथ आई थी। भावना कौन है? भावना मेरे साथ की फ्रेंड है। अच्छा, अच्छी फ्रेंड है। अब साहिल के साथ कुछ 6 किरदार भी हैं इस पूरे केस में, जिसे हमें आज समझना पड़ेगा। आज हम बताएंगे वो 6 नाम जो साहिल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इस पूरे हत्याकांड से। और जो साक्षी की जो मौत है वो जितनी साफ नजर आ रही है उतनी साफ है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से साहिल हत्या करता है उसके बाद वो 120 किलोमीटर दूर, यानी जिस मौका वारदात में जहां पे उसने हत्या किया उसी 120 किलोमीटर दूर जाके बुलंदशहर के अपने बुआ के घर पर छुपता है और कहता है कि मैं शादी में आया हूं और मुझे जगह नहीं मिली, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूं। अब इस एक कड़ी से, क्योंकि उसने पूरे रास्ते उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, वो रास्ते बुलंदशहर कैसे पहुंचा, पुलिस को उसने छकाने के लिए वो क्या क्या काम किया वो भी बताएंगे। लेकिन जब वो बुआ के घर पे जाता है तो बुआ के लड़का जब खोलता है तो पूछते हैं कि तुम अचानक से अभी कैसे आ गए। तो कहता है कि देखिए मैं बगल में शादी हो रही थी तो वहां पे आया था, तो रुकने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके घर ही आके रुक जाता हूं। अब रिश्तेदार थे तो उन्हें शक भी नहीं हुआ, उन्होंने उसको एंट्री भी दे दी। अब याद रखिए साहिल ने पूरे रास्ते अपना फोन स्विच ऑफ किया हुआ था, लेकिन पुलिस उस तक कैसे पहुंचती है ये भी आज हम आपको बताएंगे। दरअसल जब ये पूरा वाकया हुआ उससे पहले साहिल, अगर खुले तौर पर कहें तो साहिल ने पहले ही जो चाकू है जिससे उसने मारा है साक्षी पर, जिससे उसने अटैक किया, वो खरीद लिया था। करीब इस हत्या से 15 दिन पहले बाजार जाकर साहिल ने ये चाकू खरीदा था। तो एक तरफ जब पुलिस पूरे मामले में पूछताछ करती है, उसे पकड़ती है और उससे किसी तरीके से पूछने की कोशिश करती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया, क्या ऐसी वजह रही। और जब उसे वहाँ से अरेस्ट किया गया उसके बाद उसने वो चीज़ें कहाँ छुपाई, जो वेपन उसने यूज़ किया वो कहाँ छुपाया, उसका फ़ोन का उसने क्या किया, तो एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें सामने आती हैं। दरअसल 15 दिन पहले ही साहिल ने चाकू खरीद लिया था जिससे उसने साक्षी पर अटैक किए। उस लड़की को इतनी बेरहमी से मारा कि उसके सर पर अटैक किया कि उसका सर फ्रैक्चर हो गया। उस पर कम से कम जो उसका पेट है उसमें 6 जख्म पाए गए, बहुत ही गहरे जख्म है वो मिले। और वहाँ पर लोग उसे देख रहे थे, लड़के को इस तरह से करते हुए। वहाँ पर एक लड़का और भी खड़ा था, वो भी हम आपको बताएंगे। वो साक्षी को जानता था लेकिन तब भी उसने मदद नहीं की। ये पूरा वाकया होता रहा, पूरी वारदात घटती रही, साहिल मारता रहा, लेकिन उस लड़के ने मदद नहीं की। अब जब पुलिस साहिल से पूछताछ करती है तो साहिल बताता है कि जब मैंने साक्षी को मारा उससे पहले मैंने सीसीटीवी पे कुछ बात भी की थी। किससे बात की ये नहीं बताया, लेकिन उसने सीसीटीवी को देखकर कुछ इशारा किया। ये कैमरे पर ये जो फुटेज आई है इसमें भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से सीधे अपनी बुआ के घर जाता है जो कि बुलंदशहर में है। और उससे पहले वो रिठाला में जाकर कहीं रिठाला के एरिया में अपना जो वो है वेपन है वो कहीं फेंक देता है। लेकिन वो पुलिस को ये कहता है कि उस वक्त जब रात का टाइम था, क्योंकि जो हत्या का समय था वो 8:45 के आसपास का है, उसने उतनी देर तक जो वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जब वो आगे गया तो उसने पुलिस को बताया कि रिठाला के आसपास मैंने किसी इलाके में वो चाकू फेंका है, पर मुझे याद नहीं कि वो जगह कौन सी है, क्योंकि अंधेरा बहुत था।
तो ये पूरी चीज़ उसने बताई। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब मैं अपने बुआ के घर जा रहा था तब मैंने अपना फ़ोन उनसे एक बार बात की, उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया और मैं दूसरे तरीके से टीवी पर अपडेट ले रहा था हर एक चीज़ की, क्योंकि इस टीवी पर सारी चीज़ें चल रही थी। पुलिस कहाँ तक पहुंची, क्या अभी चीज़ें चल रही हैं, इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने मर्डर किया है, ऐसा साहिल का कहना है। तो मैं टीवी से हर एक अपडेट ले रहा था, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, सारी वो खबरें देख रहा था, जब तक पुलिस ने उसे पकड़ नहीं लिया। इसके बाद वो अपनी बुआ के वहाँ चला जाता है, वहाँ शादी वाली बात कहता है। लेकिन पुलिस कैसे पहुँचती है अगर पुलिस की माने, तो जब जो उसकी बुआ है वो कॉल करती है इसके पापा को, जो इनके पापा हैं सरफराज, जो इसके पापा हैं सरफराज उनका पूरा नाम है। और अगर इसका नाम आप देखेंगे लड़के का साहिल का, तो इसका इंस्टाग्राम पे नाम लिखा है साहिल खान, अगर आप इसका इंस्टा जो प्रोफाइल है वो खंगालेंगे तो जब इसके पिता को जब इसकी बुआ कॉल करती है तब पुलिस ट्रैक कर लेती है और पुलिस जाकर इसे बुलंदशहर से अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इसे आज फिर कोर्ट में इसकी पेशी की गई, तो पुलिस ने इसे 2 दिन के रिमांड पर लिया है। अब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो ये एक चीज़ और बताता है, जैसा दीपक भी आपको पहले बता चुके हैं, कि जो ये बोलता है कि जो लड़की है यानी जो साक्षी है, एक तरीके से अभी हम उस लड़की के बारे में नहीं कह सकते, जिस तरह की खबरें आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें यही सामने आया है कि जो लड़की है उसका इस लड़के के साथ यानी साहिल के साथ अफेयर था। लेकिन अब साहिल कह रहा है कि उसका 2 लड़कों से और पहले अफेयर चल रहा था, जिसमें एक बात साफ हुई है कि जो साक्षी है उसका प्रवीण नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था, क्योंकि लड़की के हाथ पर उसके नाम का टैटू भी है। 1 साल तक इनका अफेयर चला, फिर दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, तनाव हुआ, दोनों एक दूसरे से दूर हुए। जो इसमें उसके बाद जो साहिल है वो किसी तरह लड़की से नज़दीक आता है, दोनों की बातचीत होती है साक्षी और इसकी। लेकिन साहिल का कहना है कि अब इस कुछ समय से जो साक्षी है वो धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी, हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो रहा था, वो मुझसे खिंची खिंची रहती थी, हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें साहिल ने बताई कि ये सब चीज़ें हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब मैं उसे समझा रहा था तो हमारे बीच में बहस हो गई, बात इतनी बढ़ गई कि मैंने उस पर अटैक कर दिया। ये ऐसा साहिल का कहना है कि मैंने उस पर गुस्से में आकर इस तरह से अटैक कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ सोचिए कि कोई किसी से बात करने जा रहा है तो क्या चाकू लेकर जाएगा? आप किसी को समझाने जा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने जा रहे हो, वो किसी और से बात कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड को या किसी को भी समझाने जा रहे हो, तो आप पहले से चाकू लेकर नहीं जाओगे। लेकिन वो लड़का पहले से चाकू लेकर वहाँ पर गया, फिर उससे बात करता है। उसके बाद वो सीसीटीवी में भी कुछ देखता है, वो देखने के बाद वो लगातार फिर उस लड़की पर अटैक करना शुरू कर देता है। जब उसका मन नहीं भरता, जब उसको तब भी उसको ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, तो पत्थर वहाँ पे पड़ा होता है बगल में, वो उठाकर उस पर मार देता है। और ये सब होते हुए एक लड़का था जो देख रहा था, वो कौन था आप ये भी समझिए। देखिए साहिल की अगर बात करें, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि पत्थर उठा के मारा, अब साहिल ने पुलिस को एक और कबूलनामा दिया। उसने कहा कि देखिए 4 दिन पहले उनके बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस बात से लेकर हुआ था कि साक्षी तुम किसी और लड़के से बात नहीं करोगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम रिलेशन में भी हैं। अब जो साक्षी क्या करती है, साहिल को डराने के लिए खिलौने वाली पिस्टल लेकर आती है, उसे कहती है कि तुम मेरे पास से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। खिलौने का पिस्टल था और ये बात साहिल जानता भी था, लेकिन साहिल ने उसका दिल रखने के लिए उस वक्त वहां से वो चला भी गया। लेकिन उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था, वो चाहता था कि साक्षी किसी और लड़के से बिल्कुल भी बात ना करे। अंदर ही अंदर उसको इस बात का भी डर था कि इलाके का एक दबंग लड़का है झबरू, वो भी उसे धमका चुका है कि तुम साक्षी से दूर रहना, क्योंकि झबरू साक्षी को पसंद करता था, ऐसा साहिल का कहना है। टैटू साक्षी ने प्रवीण नाम का लड़के का बना रखा था, ये भी उसने पुष्टि की है साहिल ने। लेकिन जिस तरीके से साक्षी ने ये भी कहा था कि साहिल को कि तुम अगर मेरा पीछा करोगे तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगी। ये तो ही साहिल की बात। साहिल जिस तरीके से साक्षी के करीब जाना चाहता था, साक्षी हर बार उसे दूर कर रही थी। अब जो पूरा प्रकरण था, जब हत्या हो रही थी तो हत्या के वक्त आसपास के हमने जैसे देखा कि किसी ने सुध नहीं ली। जब हत्या हो रही थी लोग आसपास गुजर रहे थे, किसी ने सुध नहीं ली। जब पुलिस से पूछा गया कि भैया आपको ये बात कब पता लगी कि हत्या हो गई है, तो पुलिस ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। चौंकाने वाली बात ये बताई कि देखिए भैया 8:45 बजे तो हत्या हुई है, आधे घंटे तक कोई भी वहां पे राहगीरों ने पीसीआर को ना कॉल किया ना पुलिस को इसकी इतला दी कि देखिए यहां पर क्राइम हो चुका है, मौका वारदात पे एक लड़के ने लड़की को बेरहमी से मार दिया है। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं पता लगता। फिर पुलिस कहती है कि खबरी है, जो पुलिस का ही खबरी था वो आकर कहता है कि भैया देखिए एक लड़की की हत्या हो गई है और लड़के ने सरे राह सबके सामने चाकू से गोदा पत्थर से मारकर उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया है। एक पुलिस के खबरी ने पुलिस को बताया, तब जाकर पुलिस को पता लगता है, पुलिस
फिर 10-15 मिनट के बाद इलाके में पहुंच जाती है। अब पुलिस का कहना है कि जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हम एक्शन कैसे लेंगे। ये भी पुलिस की वाजिब बात लगी कि पुलिस को ना किसी राहगीरों ने बताने की जरूरत समझा। अब बात करते हैं कि वो 6 किरदार, जैसा कि आपने शुरुआत में बोला था कि वो 6 किरदार कौन है जो इस केस में बहुत ही अहम कड़ी हैं, जो सीधे तौर पर साहिल और साक्षी से जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं साहिल की दोस्तों के बारे में बताऊं और वर्णिता आपको साक्षी से जुड़े जो दोनों उनकी महिला मित्र है उनके बारे में बताएंगी। देखिए ये जो 6 किरदार हैं इसमें पुलिस तो अभी खंगाल रही है, क्योंकि देखिए जो साहिल है, साहिल का जब इंस्टाग्राम हमने पेज खंगाला तो हमें कुछ चीजें दिखाई दी। नाम है उसका साहिल खान। उसने लिखा है कि उसे शराब बहुत ज्यादा पसंद है और शराब के लिए वो कुछ भी कर सकता है। डार्क लव से कहने का मतलब कि गहरा काला प्यार। और उसकी जो पोस्ट है जिसमें वो अलग अलग हुक्का पी रहा है, दारू है, नशेबाजी कर रहा है, ये पूरा उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पे लगातार अलग अलग टाइप के रील्स, फोटोज और वीडियोस अक्सर डाला करता है। ये हुई साहिल खान की बात। साहिल ने जहां हत्या की उस जगह पर ये साहिल के दोस्तों का अड्डा भी है। दोस्तों के अड्डे से कहने का मतलब वहां पे नशेबाजी अक्सर हुआ करती है। आसपास के अगर ग्राउंड में जाकर जब हमारे रिपोर्टर्स ने पूछा तो पता लगा कि अक्सर ऐसी छोटी मोटी वारदातें यहाँ पर होती हैं। किसी को इस बात की इतनी बड़ी भनक भी नहीं थी कि ये वारदात इतनी बड़ी हो जाएगी कि किसी की जान चली जाए। अब इसमें क्या साहिल ने मारने से पहले क्या कोई नशा किया था, क्या कोई ड्रग्स लिया था, इस ये जांच का विषय है अभी। लेकिन उसके आसपास के इलाकों में अक्सर ऐसी चीजें हुआ करती हैं। अब साहिल के साथ 2 दोस्त हैं, माफ कीजिएगा एक दोस्त है आकाश। जब साहिल हत्या करने वाला था साक्षी का, जो सीसीटीवी फुटेज में जैसा दिख रहा है, उससे सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का और है, आकाश नाम है उसका, जो साहिल का दोस्त भी है। साहिल और आकाश एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसा क्या माना जा रहा है या ऐसा हो सकता है कि आकाश को पहले से पता हो कि इसके मंसूबे क्या हैं साहिल के, क्या वो साक्षी को मारने जा रहा है। आकाश वो कड़ी हो सकता है जिससे पहले से ही भनक हो कि ये जो साहिल है कोई गलत हरकत करने वाला है। तो आकाश जो साहिल का दोस्त है वो सबसे बड़ा नाम इस केस में है। अब दूसरा नाम देखिए, हम 6 किरदार के बारे में बात करेंगे। एक खुद साहिल है, जैसे कि हमने उसके बताया कि उसका इंस्टाग्राम पेज है। साहिल का दोस्त आकाश है, अब जो उस वक्त मौका वारदात पे मौजूद था। तीसरा जो लड़का है वो है प्रवीण। प्रवीण का नाम कैसे आया तो देखिए, और जो साक्षी लड़की थी उसके हाथ में टैटू बना था। पहले टैटू देख के पुलिस भी लगा कि ये कोई मिस्टीरियस टैटू है, इस टैटू के पीछे ये लड़का कौन है। तो पता लगा कि ये प्रवीण नाम का एक लड़का है और प्रवीण और साक्षी एक दूसरे से बहुत नजदीक है। फिलहाल के लिए जौनपुर में ये मौजूद है, माफ कीजिएगा, लड़का जो उसका दोस्त है प्रवीण। वहीं पर पुलिस उसकी दबिश देकर उसे वापस दिल्ली बुलाना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है क्या उसे साक्षी और साहिल के बारे में पता था या नहीं पता था। टैटू करवाने से पहले क्या प्रवीण और इसके बीच में मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। अब जब पुलिस ने और ज्यादा गहन से पूछताछ की तो एक और नाम खुलकर सामने आया। अब तक प्रवीण का नाम था, साहिल का नाम था, आकाश का नाम आ चुका था। 3 कैरेक्टर हो गए। चौथा कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग, झबरू नाम है। झबरू इलाके का कहते हैं कि दबंग है। वो उसके पास आसपास लड़के रहते हैं जो उसके कहने पर मारपिटाई भी करते हैं। झबरू ने साहिल से कहा कि तुम साक्षी से दूर चले जाओ, कि तुम्हारा उसके आसपास रहना ठीक नहीं होगा, अगर तुम उसके आसपास आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा झबरू ने साहिल से कहा था। साहिल डरता भी है, उसे लगता है कि अगर साक्षी के पास जाएगा तो झबरू और उसके लड़के या उसके गैंग वाले लड़के उसे पीटेंगे, इसलिए वो दूर भी रहने लगा। लेकिन वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाया। साक्षी के पास हर जा के वो अक्सर झगड़ा करता कि तुम मेरे पास आ जाओ वापस, तुम दूसरे लड़कों से क्यों बातचीत करती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारा रिलेशन 3 साल का था। लेकिन साक्षी उसे बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस को उससे बताया कि देखिए साक्षी जैसा आप लोग समझ रहे हैं ऐसी वो लड़की नहीं है, उसके साथ 2 रिलेशन वो पहले से थी और मेरा रिलेशन वो मुझसे तोड़ चुकी थी। ये तो हुई साहिल की बात। साहिल के साथ जो साक्षी है, साक्षी के साथ भी 2 कड़ी है, जो 2 किरदार हैं वो भी पुलिस के लिए अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों का जो लड़कियों के साथ जो नाम आया है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन उन्होंने अब तक पुलिस को खुलकर चीजें नहीं बताई हैं। तो साक्षी के जो दोस्त हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है नीतू का। आपने कल इनका इंटरव्यू भी सुना होगा, क्राइम तक पर गया भी है, हम लोगों ने डाला है तो आपने वो भी देखा ही होगा इन्होंने क्या बोला है उसको लेकर। तो अगर नीतू के बारे में बताएं तो जो साक्षी थी वो कुछ दिनों से नीतू के घर पर ही रह रही थी। नीतू का घर शाहबाद डेरी में ही है।
वहीं पर उसके घर पर ये अपने घर से अलग कई दिनों से रह रही थी। और नीतू का जो हस्बैंड है वो तिहाड़ जेल में बंद है एक केस के मामले में, कोई उस पर केस चल रहा है जिसके मामले में वो तिहाड़ में बंद है। अब जो नीतू है, पुलिस का ऐसा मानना है कि जब जो साक्षी है वो उसके साथ रह रही थी तो अच्छी खासी दोस्ती होगी, एक घनिष्ठ मित्रता होगी, तो हो ना हो नीतू जरूर जानती होगी साहिल और साक्षी के बारे में कि इनके बीच में क्या चल रहा था, प्रवीण का क्या एंगल है, जबरू का क्या एंगल है। ये सारी चीज़ें पुलिस को डाउट है कि नीतू ये सब चीज़ें जानती होगी। अब जो दूसरा किरदार है, जो दूसरी दोस्त है नीतू की, वो है आरती। आरती का नाम इसलिए इसमें शामिल हो रहा है क्योंकि जिस रोज़ जो साक्षी है उसका कत्ल हुआ, जिस रोज़ उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, उस दिन कुछ देर पहले मार्केट में आरती साक्षी से मिली थी। वहाँ पर दोनों की बातचीत होती है, ये दोनों बाजार में मिलती हैं। उसके बाद साक्षी वापस घर आती है, तब 8:45 के करीब ये वारदात हो जाती है। अब पुलिस को ये भी लग रहा है कि जब साक्षी आखिरी बार उससे मिली है और उसकी दोस्त है, मौत से पहले उससे मिली है, तो कुछ तो बताया होगा। पुलिस को ये भी शक है कि क्या पता आरती को उसने बताया हो कि साहिल मेरा पीछा करता था, मैं उसे पसंद नहीं करती। ऐसा पुलिस का मानना है कि ये सब चीज़ें हो सकता है साक्षी ने आरती को बताई हूँ। तो ये दो किरदार हैं उस मामले में। तो ये टोटल 6 किरदार हैं जो अभी इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम साहिल ही है। और अगर आप साहिल का प्रोफाइल खंगालेंगे तो जैसे दीपक ने बताया किस तरीके की उसकी छवि है वो आप देखकर समझ जाएंगे, जैसे उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रखे हैं। और यहाँ पर उनके जो परिवार हैं, जो उनके परिवार का कहना है कि मेरा बेटा एक लौता है जो घर के लिए कमाता है। दरअसल जो साहिल है वो एसी रिपेयर और फ्रिज रिपेयर, मतलब मैकेनिक का काम करता है। अब उनके पिताजी भी वही करते हैं उनकी। तो जब ये वाला काम करते हैं तो जो उनकी फैमिली है, जो उसके पिताजी हैं, जो इनके परिवार वाले हैं, उनका ये कहना है कि मेरा बेटा एक लौता कमाऊ बेटा है, वो हमारे लिए कमाता है, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन कमाऊ बेटा होना एक तरफ है, लेकिन जो उसकी सोच है, जो उसकी मेंटालिटी है, जिस तरीके से उसने एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध किया, उसकी प्रोफाइलिंग अगर इंस्टा पर देखो, सीधे सीधे हुक्का, शराब और ये जितने भी दारूबाज वाली चीज़ें होती हैं, किसी के साथ गलत काम करना, आतंक, जो इस तरीके की वो लाइनें लिख रहा है, इस तरह की चीज़ें लिख रहा है। उसके पोस्ट, उसके रील्स में ये सब चीज़ें सामने दिख रही हैं। उसने साफ साफ लिखा है कि अगर लोगों को डराना है तो आतंक मचाना तो ज़रूरी है, इस तरीके की वो पोस्ट कर रहा है। तो आप उसकी प्रोफाइलिंग समझिए, कहीं ना कहीं वो पहले से ही इसी विचार का था, आतंक उसके अंदर भरा हुआ था। यही गुस्सा था, यही आक्रोश था कि जब साक्षी की तरफ से उसको थोड़ी दूरी महसूस हुई, जब ये सारी चीज़ें हुई, तो उसने चाकू खरीदा। 15 दिन पहले चाकू खरीदा, फिर वही चाकू ले जाके उसे समझाने गया और फिर वहाँ पर उसे मार दिया। तो ये नहीं लग रहा कि हाँ उसने अचानक से वो जो घटना या जो वारदात है उसको अंजाम दे दिया। कहीं ना कहीं उसने पहले से ये चीज़ सोच ली। उसे साक्षी का बर्ताव नहीं पसंद आ रहा था। अगर पर्सनली हम उसकी माने कि उसे उसका बर्ताव नहीं पसंद था, लेकिन किसी का बर्ताव अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सीधे चाकू नहीं ले जाओगे ना उसके पास, आप उसे समझाओगे। और उसके बाद जो उसका दोस्त था एक और, जो दीपक ने बताया आकाश, वो बगल में खड़ा हुआ है, उसने कोई हेल्प नहीं की, वो उसके साथ गया है वहाँ पे। वो चाहता तो उसे रोक सकता था कि जो भी तुम करने जा रहे हो बहुत गलत चीज़ कर रहे हो, इसके बाद पछताओगे क्योंकि आपने किसी ऐसे अपराध को अंजाम दिया, इसके बाद आपको सज़ा भी होगी, उसके तहत पुलिस भी पकड़ेगी, उसके बाद जो आपकी फैमिली क्या भुगतेगी। वो दोस्त भी रोक सकता था, लेकिन उसने एक अटेम्प्ट भी नहीं किया। वो वहाँ पर खड़ा है। जो लोग आ जा रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन जो आपको जानता है, जो आप दोनों लोग को जानता है, एक कॉमन फ्रेंड है, फिर साहिल को बहुत अच्छे से वो जानता है, उसके साथ खड़ा है, वो भी नहीं रोक रहा है। वो कम से कम उसे समझा सकता था, थोड़ी देर के लिए दूर खींच सकता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी नहीं किया। और उसके बाद वो चाकू ले जाता है, पूरी प्लानिंग के तहत उस लड़की को मार देता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं साहिल की तरफ उसकी जो मेंटालिटी है, वो सोच भी दिखा रही हैं कि कितना वो गुस्से से भरा हुआ था और पहले से ही भरा हुआ था। ना सिर्फ साक्षी के बर्ताव से, जो उसने बिहेव किया या जो उससे वो दूरी कर रही थी, जो प्रवीण का एंगल सामने आया कि वो उसके नाम का उसने टैटू बनवा रखा था, वो फिर से उससे धीरे धीरे उसके करीब जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल विपरीत जा रही हैं, बहुत ही डिफरेंट हो रही हैं कि वो लड़की जिस तरह से बिहेव कर रही थी, प्लस साहिल ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, उस लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया। और तो और जो लोग थे, जो दिल्ली के लोग थे, वो बहुत ही उस तरीके से तमाशा देखते रहे। देखिए, एक महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं, पैसा, रुतबा, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो श्री कृष्ण ने कहा कि संस्कार। अगर अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देंगे तो वो बच्चे हमेशा धर्म के रास्ते पे चलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो लड़का है साहिल, 20 साल है उसकी उम्र, नशेबाजी कर रहा है, दारू पी रहा है, इंस्टाग्राम पे अलग अलग चीज़ें पोस्ट कर रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, प्यार में पागल हो चुका है। देखिए, जितने भी यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आप ही की ज़िंदगी है, खुद की ज़िंदगी है।
माँ बाप आपको 20 साल 22 साल या 23 साल तक आपको पालते हैं पोसते हैं, आपके लिए हर वो चीज़ करते हैं जो उनके बस के बाहर होती है। याद रखिए, बस के बाहर होती है, अपने लिमिट से बाहर क्रॉस करके आपके लिए वो हर चीज़ करते हैं, और आप 1 या 2 साल के प्यार के लिए उसको मार डालते हैं। कि आप ये नहीं सोचते कि आप किसी की जब जिंदगी ले रहे हैं, आपकी पीछे जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा, आपकी बहन का क्या होगा, आपके भाई का क्या होगा जो आप पे डिपेंडेंट है। जिस तरीके से वनिता ने बताया कि साहिल कि जो माँ बाप है वो सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट थे कि वो जो कमा के लाएगा तभी उनके घर पे 2 वक्त की रोटी चलेगी। 3 बहनें हैं और वो खुद अकेला है, प्लस उसके पेरेंट्स, तो पूरी तरीके से वही अपनी फैमिली चला रहा था, ऐसा उनके पेरेंट्स का कहना है। अब देखिए, कमाने वाला लड़का प्यार में पागल हो जाता है, हत्या कर देता है, तो जिंदगी आपकी नहीं है। आपको लगता है आपकी जिंदगी आपकी, आप बहुत फ्री हैं, आजाद हैं, आजाद नहीं है। माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपका कर्तव्य बनता है अपने परिवार के खिलाफ या अपने परिवार के लिए काम करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। क्या 2 साल का प्यार, 3 साल का प्यार, लड़की किसी और से बात करी, मैं पागल हो गया किसी और लड़की के लिए। जिंदगी रहेगी तो कई लड़कियां आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही गलत है। और इसमें मैं माँ बाप को भी इसलिए कहूंगा कि माँ बाप हर चीज दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप को सबसे चीज जरूरी है कि वो संस्कार दे, अपने बच्चे को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं, आपको क्यों नहीं पता है। बच्चा दारू पी रहा है, बच्चा अगर रात को लड़का लेट आ रहा है, 2 या 3 बजे आ रहा है, क्यों 2 या 3 बजे आ रहा है, रात के 10 बजे तक घर पे क्यों नहीं आया, तुम कहाँ थे 10 बजे के बाद, ये पूछना वाजिब है। क्या कर रहे हो, पैसे कहाँ जा रहे हैं, पैसे अगर तो कमा रहे हो तो तुम अपने लिए नहीं कमा रहे हो, परिवार के लिए कमा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हत्या कर देते हो आप, फिर आप सोचते हो कि पुलिस को छकाने के लिए आप 2-2 बसें चेंज करते हो, वो हथियार खरीद रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो कि मैं उससे प्यार करता हूं, फोन स्विच ऑफ कर दो। इसमें तो बड़ा दिमाग काम कर रहा है आपका। जब पैसे कमाने की बारी आती है तो आपका दिमाग तो एकदम फुस हो जाता है।